इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी वेक्टर यूज़ होगा, ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो वहाँ पर भी वेक्टर यूज़ होगा, और पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स यानी कि मोशन वाला जो चैप्टर है आपका वो बिना वेक्टर के सॉल्व नहीं हो सकता। तो वेक्टर अलजेब्रा को ध्यान से समझना है। जितने भी रूल्स मैं आपको बताऊंगा, जितने भी नियम मैं आपको बताऊंगा, उन सारे नियमों को एक बार अच्छे से समझना है और तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जी हाँ सर, प्राइस लेस कर दीजिए, कोर्स की फीस 20 तारीख तक कूपन कोड वैलिड है। एक्स ग्रुप का कोर्स आप 1499 रुपये में खरीद सकते हो। कब? 20 अप्रैल तक। कूपन कोड आप सभी को मालूम है CDADUN। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आप जो है 1499 रुपये में एक्स ग्रुप का कोर्स खरीद सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस की। और वेक्टर एनालिसिस में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे वेक्टर क्या है, बात करेंगे वेक्टर और स्केलर के बीच में अंतर क्या है, यानी कि सदिश और अदिश के बीच में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर यानी कि सदिशों की कुछ जो है गुण या फिर आप कह सकते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये आज के लेक्चर की रूपरेखा है। इन सब बातों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, स्लाइड का यूज कर रहा हूं ताकि आपको जल्दी से चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले है स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। देखिए स्केलर क्वांटिटी, जहां मुझे हाथ से लिखने की जरूरत महसूस होगी मैं आपको हाथ से लिखकर नोट्स बनवाऊंगा, लेकिन जहां मुझे स्लाइड की जरूरत है वहां मैं स्लाइड का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो हम बात कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज के बारे में, यानी कि अदिश राशियों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लें तो आपने बचपन से जब साइंस पढ़नी स्टार्ट करी तो आपने इसके बारे में सुनना कब स्टार्ट किया होगा? आई थिंक क्लास 10th में आपको ये पता चल गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों को दो कैटेगरी में हमने यहां डिवाइड किया है। एक कैटेगरी जिन्हें हम वेक्टर कहते हैं और दूसरी क्वांटिटी जिन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और तीसरी क्वांटिटी, हालांकि इसके बारे में हम ग्रेजुएशन में जाके पढ़ते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंसर। हिंदी में क्या क्या कहते हैं? वेक्टर को हम लोग हिंदी में कहते हैं सदिश राशि। वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। स्केलर को हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं, अदिश। और टेंसर को हिंदी में कहा जाता है प्रदिश राशि। कौन सी राशि? प्रदिश राशि। तो ये आपको समझना होगा कि भाई तीनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो वास्ता है वो किससे पढ़ा? स्केलर से पढ़ा। और स्केलर क्वांटिटीज को हमने क्या कहा कि स्केलर क्वांटिटीज कौन है? तो हमने कहा दीज आर दोज, दीज क्वांटिटीज have only magnitude, not direction। तो हमने कहा, क्या कहा? इन राशियों का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए आप केवल परिमाण का इस्तेमाल करते हैं, दिशा यानी कि डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। उदाहरण के तौर पर अगर मैं तुमसे कहूं कि द्रव्यमान यानी कि मास, अगर आप किसी चीज का द्रव्यमान बता रहे हैं यानी कि उसके मास को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सो आपको दिशा की जानकारी होना आवश्यक नहीं है। जैसे आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट,
तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आप बात करते हैं समय यानी कि टाइम, टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपको घर से कोचिंग तक आने में कितना समय लगा, तो आप डायरेक्ट उसको आंसर बताएंगे कि मुझे 5 मिनट लगा, 10 मिनट लगा। यहां दिशा की जानकारी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुल मिला के प्लेन शब्दों में, आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कुछ राशियां ऐसी है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर हो रहा है? स्केलर का मतलब आप समझ रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। वहीं अगर हम बात करें इसका उल्टा है वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन हो गई, हम कहेंगे दीज क्वांटिटीज, हम लिख सकते हैं दीज क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ऐसे लिखेंगे, हैव मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन राशियों, हम लिखेंगे इन राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा भी होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपका दोस्त आपको इनवाइट करे, आपका दोस्त आपको बुलाए कि भाई एक काम करना भाई, शाम को मेरे यहां दावत है तुम्हारी। तो तुमने कहा कि ठीक है भाई, शाम को वहीं मिलेंगे। अब उसने आपको आपका एड्रेस बताया, उसने कहा कि भाई आना कहाँ है ये तो बता दे। तो उसने आपसे कहा कि भाई ज्यादा दूर नहीं है, यहां से बस 1 किलोमीटर आ जाना। आपने इतना सुना और आपका दोस्त चला गया। लेकिन जब पार्टी में जाने का टाइम आया तो आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप वहां पर खड़े होकर 1 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चलें। क्या आप 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाएं, क्या आप 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाएं। कहने का मतलब यह है कि किसी चीज की अगर स्थिति बताई जाए, किसी चीज की पोजीशन बताई जाए, तो वो बात तब तक अधूरी होगी जब तक परिमाण के साथ साथ दिशा ज्ञात ना हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ दिशा बताता आपका दोस्त कि भाई यहां से उत्तर दिशा में आना है, तब भी आप कंफ्यूज रहते कि उत्तर दिशा में कितना आगे आना है मुझे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यह सेंटेंस तब तक अधूरा है जब तक आपको परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान ना हो। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी जानकारी हो, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, सदिश यानी कि वेक्टर कहते हैं। क्लियर हो गया? बिल्कुल। फ्यूचर क्या कह रहे हैं भाई? थैंक यू सर, मेरे एक्स ग्रुप में 40 आए हैं और फिजिक्स में 11.25 और नॉर्मलाइजेशन से घट गए तुम्हारे नंबर। चलिए, देहरादून आऊं क्या सर? बिल्कुल आओ भाई, जीडी की तैयारी करने के लिए देहरादून सभी लोग आए। सभी लोगों को देहरादून पहुंचना है। और ये ध्यान रखिए कि सेकंड फेज की तैयारी ऑनलाइन तभी हो सकती है जब आपने एक बार दे रखा हो। अगर आपका फर्स्ट टाइम है, पहली बार जा रहे हो, तो आप सभी से मैं ये कहूंगा कि आप देहरादून पहुंचिए। 1 महीने तक यहाँ फिजिकल और आपकी जो स्पोकन वाली प्रैक्टिस है वो अच्छे से कीजिए और फेज 2 आपका क्लियर हो जाएगा। आइए बात करते हैं टेंसर किसको कहा जाता है। अब मैं कमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि अब मैं लास्ट में दूंगा। पहले 1 घंटे तक पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद कमेंट्स पे ध्यान देंगे। बात करते हैं कि टेंसर क्या चीज है। ये तो पहली बार हो सकता है सुन रहे हैं कुछ लोग
कि टेंसर भी कोई कैटेगरी होती है? देखिए, टेंसर क्वांटिटी वो होती है जिनकी डायरेक्शन फिक्स होती है, लेकिन ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करते। तो हम कहेंगे दे हैव फिक्स्ड डायरेक्शन, दे हैव फिक्स्ड डायरेक्शन, दे हैव फिक्स्ड डायरेक्शन, but do not obeys vector law। ठीक, इनकी दिशा नियत होती है, परंतु सदिश के नियमों का पालन नहीं किया जाता है या नहीं करती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि दाब, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि प्रेशर यानी कि दाब। अब दाब की एक निश्चित दिशा है, दाब सदैव बाहर की ओर काम करता है, लेकिन प्रेशर जो है वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता। तो इसीलिए हम कहेंगे ये कैसी कैटेगरी में है? टेंसर। लेकिन आप क्लास 12th और 11th का सिलेबस पढ़ रहे हो, तो अगर कोई आपसे कहे कि प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो बोलना यस इट इज करेक्ट। समझ गए? और अगर मान लीजिए आप थोड़ा और डिटेल में चले जाएं, तो प्रेशर अलग कैटेगरी में है, और वो कौन सी कैटेगरी है? टेंसर कहेंगे हम उससे। तो ये बात अंतर आपको समझ में आ गया? ठीक है, अंतर आपको समझ में आ गया? बेटे 1000 वाला कूपन कोड अभी भी एक्टिव है, आप चाहें तो बैच खरीद सकते हैं। तो ये अंतर समझ में आ गया। अब अगला क्या है? वेक्टर हमने समझ लिया। बात करते हैं आगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी सदिश को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? आइए समझिए बेटा, चर्चा में हिस्सा लीजिए। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, किसी सदिश को कैसे निरूपित किया जाता है? तो हम कहेंगे सदिश का, हम लिखेंगे यहां पर सदिश का निरूपण। अच्छा, कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया होगा कि किसी भी सदिश को निरूपित करने के लिए, उसके निरूपण के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक तीर का निशान का इस्तेमाल करते हैं, है ना? किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी मेक यूज ऑफ दिस साइन एंड दिस इज एन एरो। ठीक है, थोड़ा मोटा बना देते हैं इसको ताकि आपको दिखाई दे। हम इस निशान का इस्तेमाल करते हैं, ये निशान, ये ध्यान रखिएगा। तो भाई साहब, इस तीर की कुछ खास बात है। ठीक है, ये वही तीर है जो गांव में कहते हैं उड़ता हुआ तीर। ठीक, तो इस तीर की खास बात क्या है? इस तीर का ये वाला जो पॉइंट है, इसका एक नाम है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं टेल। क्या कहते हैं इसको? टेल। लिखिए सब लोग, ऐसे बनाइए ना इसको, ऐसे नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। इसको कहते हैं टेल, या फिर कुछ लोग इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट। कुछ लोग इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट। ठीक, हिंदी में इसको कहते हैं पुछ। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? पुछ। या फिर इसको कहा जाता है प्रारंभिक बिंदु। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बिंदु। क्लियर हो गया? ये जो आगे आप निशान देख रहे हैं, इसको कहते हैं एरो हेड, और इसको फिजिक्स में कहा जाएगा सिंपल हेड, या फिर इसको कहा जाएगा टर्मिनल पॉइंट। क्या कहा जाएगा इसको? टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट का मतलब है अंतिम बिंदु। और मैं एक विशेष बात आपको बता दूं, जो लोग पिछले वाले एग्जाम में पास हुए हैं या फिर जो लोग फेल हुए हैं, वो अगला अटेम्प्ट जरूर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जून में आ जाएंगे, और सरकार अगर बदलती है
ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी नौकरी परमानेंट की तरफ जाने वाली है। समझ रहे हैं? तो अगर अगले अटेम्प्ट की तैयारी अगर आप रखोगे, अब मान लो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार ना बदली तो, सरकार नहीं बदलेगी तब भी पूरी पूरी संभावना है कि इस अग्निवीर में चेंजेस किए जाएंगे। इसका कोटा लगभग 75 से 80% किया जाने वाला है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दोस्त पक्की नौकरी लेकर बैठ जाएं और तुम घर पर ही कच्ची नौकरी में रहो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके पास मौका है तो एक बार दोबारा मेरे कहने से एग्जाम दो, मेरे कहने से दोबारा से एग्जाम दीजिए। आप समझे? कुछ पता नहीं भाई, वो कहते ना जब किस्मत बलवान तो गधा भी पहलवान। ठीक, अब क्या पता कि हम इस बार अग्निवीर का एग्जाम देने जा रहे हैं और जून में जो है रिजल्ट आने वाला है और पहले ही कैबिनेट में फैसला बदल दिया जाए और फिर तो मौजा ही मौजा, परमानेंट नौकरी, पक्की नौकरी, और शादी भी फिर पक्की हो जाएगी। नहीं तो जितने अग्निवीर है सुना है उनके रिश्ते भी 4 साल ही चल रहे हैं। ठीक है, रिश्ते वाले कह रहे हैं कि भाई साहब जब पक्की नौकरी का लेटर आएगा तब बारात की तारीख खोलेंगे, अभी सिर्फ रिश्ता करके चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो तुम्हारे साथ, तो याद रखिएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं हेड, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल पॉइंट, सॉरी। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में हेड का मतलब क्या हुआ? शीर्ष। हेड का क्या मतलब हुआ? शीर्ष। और इसका मतलब हुआ अंतिम बिंदु। कौन सा बिंदु? अंतिम बिंदु। बिल्कुल ठीक है। ये तीर की जो लंबाई होती है, ये जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं सपोर्ट, इसको कहते हैं सपोर्ट, और हिंदी में कहते हैं आधार रेखा। हिंदी में कहते हैं आधार रेखा। इस तीर की जो लंबाई होती है, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो, यानी कि तीर की लंबाई, तीर की लंबाई, जितना लंबा ये तीर होगा उतना ही ज्यादा परिमाण होगा। यानी कि लेंथ ऑफ एरो किसके इक्वल माना जाता है? ये मैग्नीट्यूड के इक्वल माना जाता है। ये मैग्नीट्यूड यानी कि दोस्तों ये परिमाण के बराबर इसको माना जाता है। ठीक है, यानी कि तीर की लंबाई जितनी ज्यादा होगी सदिश का परिमाण उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान से रखिए, ये जो शीर्ष है आपका, ठीक है, एरो हेड, एरो हेड यानी कि ये जो आपका शीर्ष है, ठीक है, ये जो आपका शीर्ष है, तो भाई ये वाली बात को समझ लीजिए थोड़ा सा कि जो एरो हेड होता है, एरो हेड का मतलब है जो हमारा ये जो हमारा तीर का जो शीर्ष होता है, इसका जो शीर्ष होता है तीर का, ठीक है, एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, यानी कि जो तीर का शीर्ष होता है, ठीक है, तीर शीर्ष दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है जनाब, मतलब ये जो तीर है आपका, ये जिस दिशा में होगा, जिस डायरेक्शन में होगा, यानी कि वेक्टर उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये बात हमने की किसके बारे में? आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर के बारे में। आप देख लीजिए पूरी स्लाइड, तब तक मैं एक कमेंट ले लेता हूं। एक बच्चे ने पूछा है कि सर एनडीए की फिजिक्स और एयरफोर्स की फिजिक्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, एनडीए में जर्नल साइंस के फॉर्म में फिजिक्स पूछी जाती है जो कि 9th और 10th क्लास के लेवल की होती है, और एयरफोर्स में एनसीईआरटी 11th और 12th पूछा जाता है।
तो ये मेजर डिफरेंस है। अगर आप एयरफोर्स की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो एनडीए की फिजिक्स आप अपने आप कर सकते हो, और लेकिन अगर आप एनडीए की फिजिक्स पढ़ रहे हो तो एयरफोर्स की फिजिक्स में आप 1-2 सवाल से ज्यादा नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। ये बात तो हमने कर ली। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, कि वेक्टर के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप है पोजीशन वेक्टर। सबसे पहला टाइप है कौन सा? पोजीशन वेक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं स्थिति सदिश। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थिति सदिश कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं हम लोग इसे। अब पोजीशन वेक्टर को थोड़ा ऐसे समझो जरा। देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? बोलो, ओरिजिन होगा। और ये पॉइंट है हमारा कोई ए पॉइंट। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है अ वेक्टर दैट जॉइंस ओरिजिन एंड अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो याद रखिए, मूल बिंदु से, लिखिए मेरे साथ, मूल बिंदु से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु की स्थिति तक, किसी बिंदु की स्थिति तक खींचा गया एक सदिश, खींचा गया एक सदिश, खींचा गया एक सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश कहलाता है, यह बात आपको याद रखनी है। स्थिति सदिश कहलाता है। तो सिंपल हम क्या कहेंगे? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम origin to the position of a point, to the position of a point is called position vector। ये लीजिए, अगर कोई आपसे ये पूछे कि पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, तो पोजीशन वेक्टर याद रखिएगा स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताता है। यह बात याद रखिएगा। पोजीशन वेक्टर gives the position with respect to origin, ये बात ध्यान में रखिए। क्लियर हो गया? ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है कि जो पोजीशन वेक्टर है ना, वो पोजीशन वेक्टर जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें बताता है कि हम कितनी दूर हैं, और साथ ही साथ आपको यह बताता है कि आप किस ओर हो। नहीं समझे? यार एक बात बताओ, मैंने आपसे अभी कहा पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर के अंदर दो चीजें शामिल हो गई ना। एक तो हमें यह पता चल रहा है कि जो पॉइंट ए है वो मूल बिंदु से कितनी दूर है। तीर की लंबाई कम होगी
तो नजदीक होगा, तीर की लंबाई ज्यादा होगी तो दूर होगा। और दूसरी बात, ये तीर किस ओर है, इस बात से क्या पता चलता है कि जो पॉइंट हम जानना चाह रहे हैं वो पॉइंट ओरिजिन से किस तरफ है, मतलब उसकी दिशा क्या है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है। समझ रहे हो? तो अगर कोई तुमसे पूछे कि पोजीशन वेक्टर का काम क्या है, तो आप चुपके से जवाब दीजिएगा, पोजीशन वेक्टर का काम है किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताना। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन। कोई नहीं। अब इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है? जब आप लिखोगे ना इसको, तो कैसे लिखोगे भाई साहब बताओ? ये O है, ये A है, तो इसको लिखा जाएगा इस तरह से, ओ ए और उसके ऊपर वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर। ठीक है? तो मतलब अगर कभी भी तुम्हें ओ बी वेक्टर लगा दिया जाए, तो इसका मतलब वो कौन सा वेक्टर है? मतलब यहां पे ओ लगा हो और आगे कुछ भी हो, सी डी ई, क्या मतलब है उसका? इसका मतलब वो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर। बात क्लियर हो गई? अब इसी का जोड़ीदार है, भाई है एक जोड़ीदार भाई है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोस्तों जरा थोड़ा सा नजर यहां होनी चाहिए। अब रिजल्ट का रोना छोड़ दो, जो पास हुआ वो ठीक है, जो फेल हुआ वो दोबारा तैयारी करो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो पास हुए हैं वो भी उसी बैच से हैं, जो फेल हुए हैं वो भी उसी बैच से हैं। तो इसका मतलब जो पास हुए उन्होंने थोड़ा ध्यान से पढ़ा, और जो फेल हुए उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कहते हैं विस्थापन, विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश कहते हैं। अब क्या अंतर है सर इसमें? डायग्राम से थोड़ा समझना चाहेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है विस्थापन। आइए जरा समझते हैं। मान लो मैं आपसे यह कहता हूं, मान लो मैं आपसे यह कहता हूं कि पहले एक पॉइंट यहां पर हुआ करता था, तो उसका पोजीशन वेक्टर यह हुआ करता था। अब ऐसा हुआ कि यह पॉइंट खिसककर अपनी नई पोजीशन पर चला गया, तो दोस्तों क्या इसका पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा? जाहिर सी बात है बदल जाएगा। यह अपनी पहली स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति से, अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना खिसका और किस ओर खिसका, वो कौन सा वेक्टर बता रहा है? ये ऑरेंज वाला वेक्टर बता रहा है। नहीं समझे भाई? मान लीजिए पहले तुम यहां पर बैठे थे, तुम ससुराल चले गए शादी के बाद, अब तुम्हारी शाली आई, उसने कहा कि जीजा जी यहां क्या कर रहे हो, नाश्ता तो उधर है, तो आप उठे और यहां पर बैठ गए। तो इसका मतलब जैसे ही आप उठे और बैठे, तो मुझे पता चल रहा है इस ऑरेंज वाले वेक्टर से कि भाई साहब आप अपनी प्रारंभिक स्थिति से इतना खिसक गए हो और इस ओर खिसक गए हो। तो ये जो ऑरेंज वाला वेक्टर है, ये जो वेक्टर ए बी है, ए बी वेक्टर, बता सकते हैं ये ए बी वेक्टर क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ए बी वेक्टर क्या बोलो दोस्तों? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये स्थिति सदिश नहीं है। कौन सा सदिश है? विस्थापन सदिश है, विस्थापन सदिश है। अच्छा, अगर कोई चीज विस्थापित हुई है, अगर कोई चीज डिस्प्लेस हुई है, तो क्या उसका पोजीशन वेक्टर बदल गया है? बताइए, डायग्राम देख के बताइए भाई। पहले उसका पोजीशन वेक्टर क्या था? ओ ए, अब उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ओ बी। तो इनके बीच में संबंध क्या है? याद रखिएगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इसी चीज को क्या कहते हैं दोस्त? इसी चीज को विस्थापन कहा जाता है। समझ गए? यह बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, यह बात हमेशा याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है इस बात।
कह रहे हैं कि आप गलत मत सोचो, डाउट क्लियर करनी है बैच के लिए। आरडी कहाँ है? आरडी क्लास में है क्या? नंबर बताओ अपने, कितने कितने आए। चलिए, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि भाई कौन लड़के हैं वो जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि जो मेरे से एसोसिएट थे, पहले से एसोसिएट थे, उनके मैसेजेस मेरे पास हैं, और लगातार पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि बस लास्ट में पढ़ोगे तो थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा, लगातार पढ़ने से होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, और ये पॉइंट बहुत लाजवाब पॉइंट था कि ये रिलेशन किस किस के बीच में है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में। अच्छा, मान लो अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट दे दूं, चलो यहीं पे सीखना चालू। मान लीजिए एक पॉइंट है ए जो कि 3,2,5 पर स्थित है, 3,2,5 पर स्थित है, ठीक। और दूसरा जो पॉइंट है बी, वो अब पोजीशन चेंज हो गई, वो 4,2,3 पर चला गया। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है आपने, देखो सुनो मेरी बात। पहले ये यहां पर था, तो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? देखो ओ ए वेक्टर, क्या करना है आपको? एक्स के साथ आई लगाना है, आई कैप, फिर वाई के साथ जे लगाना है, जे कैप, और फिर आपको जेड के साथ के लगाना है, ये के कैप। लगा दोगे इस तरह, क्लियर है ना? अब बी के साथ क्या करना है बताओ? ओ बी वेक्टर कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी से? क्या करेंगे? एक्स के साथ आई प्लस वाई के साथ जे, और जेड के साथ क्या कर दिया कि। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि क्या तुम मुझे ए बी वेक्टर की वैल्यू बता सकते हो? बताओ, क्या तुम मुझे ए बी वेक्टर बता सकते हो? तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे बताओ? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर क्या है? ओ बी वेक्टर है 4i प्लस 2j प्लस 3k, और माइनस करना होगा किसको? ए वाले को माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 3i माइनस 2j माइनस 5k। करो जरा सॉल्व इसे। तो 4 में से 3 गया बताओ, 4i में से 3 आई, 2j और 2 ये तो कट गया, 0j, और प्लस ये कितना 3k और माइनस 5k, कितना हो गया? माइनस का 2k। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस तरह का अगर एक छोटा सा सवाल आपको दिया जाए तो उम्मीद करता हूं कि आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। सर अग्निवीर से पहले एक्स ग्रुप में कितनी कट ऑफ जाती थी? अग्निवीर से पहले मैं बताऊं, एक्स ग्रुप में जो कट ऑफ जाती थी वो तकरीबन 32-33 नंबर जाया करती थी, और अब 22 नंबर जा रही है। पहले फिजिक्स की ही कट ऑफ 10 नंबर थी, आज फिजिक्स की कट ऑफ 7 नंबर है। सोच सकते हो आप। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। सर जी आरडी भैया को अनब्लॉक कर दो। कहां है आरडी? मुझे दिख तो नहीं रहा है, दिखे तो मैं अनब्लॉक करूं उसे। चलिए ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने समझा दिया, बात करते हैं पोलर वेक्टर की। तो पोलर वेक्टर किनको कहा जाता है? पोलर वेक्टर का मतलब है ध्रुवीय सदिश। पोलर वेक्टर का मतलब है ध्रुवीय सदिश। पोलर वेक्टर यानी कि ध्रुवीय सदिश किनको कहा जाता है? तो कहते हैं कि द वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। कह रहे हैं कि जिन सदिशों का आरंभिक बिंदु या अनुप्रयोग बिंदु होता है उन्हें ध्रुवीय सदिश कहते हैं। उदाहरण के तौर पर विस्थापन।
अच्छा, विस्थापन तब तक अधूरा है जब तक ये ना पता चले कि स्टार्ट कहां से हुआ है। वेग तब तक अधूरा है जब तक आपको ये पता ना चले कि गति कहां से शुरू हुई है। बल तब तक अधूरा है जब तक ये ना पता चले कि लगा कहां है। तो ऐसे वेक्टर जिनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर यानी कि ध्रुवीय सदिश कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, पोलर वेक्टर यानी कि ध्रुवीय सदिश कहते हैं। क्लियर हो रहा है? बात पक्की हो रही है? ठीक है, बात पक्की हो रही है कि नहीं हो रही है? पक्की हो रही है। आगे चलते हैं। अगला है एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर को क्या कहते हैं? अक्षीय सदिश कहते हैं। एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश, ये वो सदिश होते हैं जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष की ओर होती है, जिनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि टॉर्क, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इन सब की डायरेक्शन क्या होती है? मैं यहां डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए कोई चीज अगर ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक, तो इस लाइन को क्या कहेंगे? घूर्णन अक्ष। तो जो वेक्टर घूर्णन अक्ष की दिशा में होते हैं, जो वेक्टर घूर्णन अक्ष की दिशा में होते हैं, ऐसे वेक्टर को क्या कहा जाता है? एक्सियल वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सियल वेक्टर। पंखा चल रहा है, हवा किधर आ रही है? नीचे। तो यानी कि इसके एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? नीचे। तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि जो कोणीय वेग है उसकी डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। पेंच कस से तुम पेंच ढीला कर रहे हो, पेंच किधर निकल रहा है? बाहर की तरफ। या फिर टाइट कर रहे हो तो पेंच कहां जा रहा है? उसकी दिशा किस तरफ है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है। तो उसे क्या कहा जाएगा? एक्सियल वेक्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक्सियल वेक्टर। क्लियर हो रहा है? अगला एयरफोर्स का एग्जाम लगभग हो सकता है आपका अगस्त में। ठीक है, तो ये मान के चलो अगस्त या सितंबर, क्योंकि जून तक तो कुछ होता नहीं। ठीक, और जुलाई में आपका जो है, जून के लास्ट में हो सकता है, जुलाई के बिगिनिंग में फॉर्म आए, और फिर एक महीने के अंदर अंदर एग्जाम आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक्सियल वेक्टर के बाद अब बात की जाएगी इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स किनको कहा जाता है? इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है किन्हें? देखिए नाम देखिए, ध्यान से समझिए। इक्वल वेक्टर्स यानी कि समान सदिश। कौन से सदिश? दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं, दो वेक्टर, मेरी बात पे ध्यान दो, क्या? दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनकी दिशा और उनका परिमाण यानी कि उनकी डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो सदिश समान कहलाते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा क्या हो? समान हो। तो कब आप दो वेक्टर्स को इक्वल कहोगे? बोलिए। जब उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन दोनों क्या हो? बराबर। अगर दोनों बराबर नहीं है तो आप दोनों को इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। अगला वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इंपॉर्टेंट है, पढ़िए जरा, तब तक हम जल की व्यवस्था करते हैं। देखिए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, देखिए किसी वेक्टर को दूसरे का नेगेटिव कब कहते हैं? देखिए यहां ध्यान दीजिए, डायग्राम पर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखिए ये वाला जो वेक्टर है
उसकी जो डायरेक्शन है ऊपर वाले की बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। लेकिन जितनी लंबाई ऊपर वाले की है उतनी ही लंबाई नीचे वाले की है। केवल यहां अंतर किस बात का है, डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो हम कहेंगे A इज नेगेटिव ऑफ B या फिर B इज नेगेटिव ऑफ A। क्लियर हो गया? मतलब अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के अपोजिट अगर हो लेकिन परिमाण सेम रहे तो हम क्या कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। तो आप कैसे लिखोगे इसको? आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, आप लिख सकते हो कि वेक्टर A इज नेगेटिव ऑफ B, या फिर आप लिख सकते हो कि वेक्टर B इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर A। बात क्लियर रहेगी? ये बताओ, ये बात क्लियर समझ में आ गई ना कि हम कब किसको नेगेटिव कब कहते हैं। तो नेगेटिव कहने के पीछे ये रीजन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या करेंगे सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जल्दी रिक्वेस्ट कर दो फटाफट, आगे बढ़ो। मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब होता है? मॉड्यूलस को हिंदी में कहते हैं मापांक। तो कह रहा है कि किसी सदिश के मापांक का अर्थ उस सदिश की लंबाई या परिमाण से होता है। नहीं समझे? अगर मैं कहूं मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, ये देखिए, ये ध्यान से समझो, अगर मैंने ये लिखा A और A के ऊपर तीर लगा दिया, क्या मतलब है इसका? इसको पढ़ेंगे वेक्टर A, मतलब इसके साथ इसकी दिशा भी है और इसका परिमाण भी है। लेकिन अगर मैंने लिखा ये A और A को बंद कर दिया मैंने ऐसे, तो क्या मतलब है इसका? ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मॉड्यूलस है, ये इसका मापांक है। ये क्या होगा, ये बराबर क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने लिख दिया वेक्टर A इज इक्वल टू, ये किस फॉर्म में होना चाहिए? ये होना चाहिए AI प्लस BJ प्लस CK। अगर मैं इसका मॉड लगा दूंगा, ऐसे मॉड लगा दूंगा, तो मॉड क्या होगा? एक संख्या होगी, एक नंबर होगा। नहीं समझे? नहीं समझे यार तुम? मतलब अगर मैं इसका मॉड लगा दूंगा तो इसका मॉड क्या होगा बताना जरा। इसका मॉड होगा रूट A² प्लस B² प्लस C²। तो ये एक नंबर नहीं है, ये एक संख्या नहीं है, और केवल संख्या है। क्या आपको दिशा पता चल रही है? नहीं। तो इसको क्या कहा जाएगा? ये इसका मॉड्यूलस है। क्या है इसका? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब ये इसका मापांक है। बात पक्की हो रही है? मापांक का मतलब क्या है? मापांक का मतलब है कि भाई साहब ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये बात क्लियर समझ में आ गई सबको कि मॉड्यूलस का अर्थ क्या होता है। यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है? सुनिए जरा ध्यान से। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब है एकांक सदिश। एकांक सदिश। देखिए अगर आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, मान लीजिए कोई वेक्टर A है, अगर आप उसको उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको यूनिट वेक्टर A प्राप्त होगा। नहीं समझे? सुनो एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए कि कोई वेक्टर I बराबर A बराबर I प्लस J प्लस K है, और मैंने कहा कि आप इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट का मतलब है एक निकाल रहे हो आप ऐसा वेक्टर ढूंढ रहे हो जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, डायरेक्शन तो उतनी ही हो। जैसे यहां से दिल्ली 300 किलोमीटर है, अगर आप दिल्ली की तरफ 1 किलोमीटर चलोगे तो इसका मतलब आप कितना चले? यूनिट। दिल्ली तक का तीर तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप जितना चले वो क्या है? एक छोटा तीर है। उस छोटे तीर का मान कितना है? 1 किलोमीटर, लेकिन दिशा उसकी वही है जो बड़े तीर की है। समझ गए? तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? आप सबसे पहले क्या करोगे?
आप सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मॉड आई के साथ क्या लगा? 1 1 का स्क्वायर, जे के साथ 1 1 का स्क्वायर, के साथ 1 1 का स्क्वायर, क्या बनाए? √3। यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? ए वेक्टर बराबर बोलो आई प्लस जे प्लस के, और डिवाइड किससे कर देंगे? √3 से। तो ये बन गया आपका 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे और प्लस 1/√3 के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो जरा, एक आएगा, निकाल के देख लो। समझ गए ना? तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? बोलो 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 फटाफट। हाँ करते रहो बेटे, अग्नि बैच के नोट से रिवाइज करते रहो। ये क्लियर समझ में आ गया ना आपको? अच्छा, ये बहुत प्यारी बात है। अगली बात करते हैं। अगली बात है फिक्स्ड वेक्टर। तो फिक्स्ड वेक्टर किनको कहा गया? फिक्स्ड वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर स्थिर सदिश। कौन सा सदिश? स्थिर सदिश। तो कह रहे हैं कि द वेक्टर हुज इनिशियल पोजीशन इज फिक्स्ड is called fixed vector or a localized vector. For example, position of a vector of a particle is fixed vector because its initial point lies at the origin. कह रहे कि ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु फिक्स हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स है मेरे पास ये, तो अगर मैं तुमसे कहूं यार इनका पोजीशन वेक्टर खींचो, तो सबका पोजीशन वेक्टर कहां से खींचा जाएगा? ओरिजिन से खींचा जाएगा। तो इसका मतलब जितने भी पोजीशन वेक्टर होते हैं उन सब का मूल बिंदु क्या होता है? फिक्स होता है। तो यानी कि पोजीशन वेक्टर कौन सी कैटेगरी में होते हैं? फिक्स्ड वेक्टर की कैटेगरी में होते हैं। नहीं समझ आया? बोलो। मान लो एक 300 मीटर की दौड़ हो रही है, ये 300 मीटर की दौड़ हो रही है, तो दौड़ना तो सबको एक ही लाइन से पड़ेगा। बोलो, दौड़ना तो सबको एक ही लाइन से पड़ेगा। तो इसका मतलब 7 रुपए की पेन, 18 की बर्फी, 26 का दूध या फिर 59 का ऑटो फेयर। अब जब भी चेंज मांगो तो लोग कहते हैं चेंज नहीं है दीदी, आजकल 1-2 रुपए में वैसे मिलता क्या है। चौंक गए? 1 रुपए में अब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं नावी ऐप पर। 99.9% प्योर 24 कैरेट गोल्ड। तो डाउनलोड द नावी ऐप नाउ और अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करो। सर कोटा पढ़ना तो चाहता हूँ पर ये सपना महंगा है। सर मैं अपने बच्चे को कोटा में पढ़ाना तो चाहता हूँ पर उसका ये सपना महंगा है। कई बार हम फ्री वेक्टर कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर को हिंदी में कहते हैं संरेख सदिश या संरेखीय सदिश। ये ऐसे सदिश होते हैं जो एक ही लाइन पर स्थित होते हैं। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा, फिजिक्स में अगर दोनों पैरेलल हैं तब भी इनको क्या कहा जाएगा? कोलीनियर कहा जाएगा। ठीक है, ये आपने 12th मैथ्स में करे होंगे 16 सवा, ठीक है, चैप्टर था आपके पास ये। तो कोलीनियर का मतलब है जो एक ही रेखा पर स्थित हो। जैसे मान लीजिए तुम्हारे नेता आगे आगे चल रहे हैं और तुम नेता के पीछे पीछे चल रहे हो। समझ गए? तो यानी कि उसका वेलोसिटी वेक्टर और आपका वेलोसिटी वेक्टर क्या है? कोलीनियर है। जैसे कि आगे वाली चींटी और उस चींटी के पीछे बहुत सारी चींटी, तो उन सबका वेलोसिटी वेक्टर कैसा है? कोलीनियर है। कोलीनियर का मतलब संरेखीय है। संरेखीय का मतलब एक ही रेखा पर स्थित होना। क्लियर हो गया? चलो, कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब होता है जो एक ही तल में स्थित हो।
जैसे मान लो हमारे घर के अंदर ये जो दीवार है, इस दीवार पर बहुत सारे कॉकरोच इस तरह से चल रहे हैं। चल तो अलग अलग दिशा में रहे हैं, लेकिन सारे कॉकरोच एक ही दीवार में चल रहे हैं। दीवार का मतलब एक ही तल में है, इंग्लिश में कहेंगे एक ही प्लेन में है। तो इसका मतलब ये कौन से वेक्टर हैं? ये कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर का मतलब क्या है? सहतलीय हैं। सहतलीय का मतलब एक ही तल में स्थित है। बिल्कुल एंटी पैरेलल हो सकता है, लेकिन लाइन एक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक इधर है और एक इधर है, तो ये संरेख नहीं हो सकते कभी भी। ये देखो रेखा देखो इनकी, ये संरेख नहीं हो सकते, लेकिन सहतलीय हो सकते हैं। समझ गए ना? ये आपको छोटा सा जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए कि कोप्लेनर का मतलब क्या है। कोप्लेनर का मतलब है एक ही तल में स्थित, एक ही तल में स्थित। चलिए भाई, क्लियर हो रहा है सबको? जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है या नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। चलो भाई, अरे आरडी की बड़ी चर्चा हो रही है। वो इसका पेपर क्लियर हो गया, वो फेज 2 की तैयारी में लगा हुआ है अभी फिलहाल। वो फेज 2 कर रहा है अपना, और यहीं से क्लियर हुआ था उसका। बात यह है ना कि तुम्हें ये बता दे कोई कि फला दवाई खाने से बीमारी ठीक हो गई, तो बस तुम्हें दवाई चाहिए। ये तो देखो कि बंदे ने परहेज किया था कि नहीं किया था, है ना? बस आजकल लोगों को लगता है कि यार फलानी कोचिंग में जाने से उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, तो चलो हम भी वहीं चलते हैं। लेकिन बात यह है कि उस कोचिंग के जो रूल रेगुलेशंस हैं, क्या आप उसी तरीके से फॉलो करोगे जैसा कि उसने किया था? नहीं तो ऐसा होता अगर, तो मैं तो एडमिशन काउंटर पे बैठ जाता, मैं तो कहता एडमिशन लो और घर चले जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि तुमने यहां एकेडमी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ऐसा नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। अब है को इनिशियल वेक्टर्स। अगला वेक्टर कौन सा है? को इनिशियल वेक्टर। अच्छा, को का मतलब क्या हुआ? कॉमन। को का मतलब कॉमन। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, ठीक है? सह प्रारंभिक वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो एक जगह से स्टार्ट होते हैं, एक जगह से शुरू होते हैं। जैसे स्कूल की छुट्टी हुई तो सारे बच्चे एक ही जगह से निकले और अलग अलग दिशाओं में चले गए, लेकिन उन सबका स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही था। तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं? जिनका प्रारंभिक बिंदु समान होता है ना। ना, फिक्स्ड का मतलब तो यह कि बिल्कुल फिक्स है। अब तुम्हारे बगल वाले स्कूल से बच्चे निकले, वो वाले भी को इनिशियल, तुम्हारे स्कूल से बच्चे निकले, वो भी को इनिशियल। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे बच्चे तुम्हारे स्कूल से निकले। नहीं समझे? अगर हम ये कहें कि सारे बच्चे दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सब एक ही स्कूल से निकलते हैं, तब तो हम इनको फिक्स कह सकते हैं। तो फिक्स का मतलब फिक्स, ठीक। अगला है को टर्मिनस। को टर्मिनस का मतलब बताओ क्या होता है? जो आकर एक जगह पर खत्म हो, जिनका टर्मिनल पॉइंट क्या हो? एक जैसा। जैसे अलग अलग घर से बच्चे निकले और निकलकर कहां पहुंच गए? स्कूल। यानी कि शुरू अलग अलग जगह से हुए लेकिन खत्म एक ही जगह पर हुए। तो ये कौन से वेक्टर हो गए? को टर्मिनस। को टर्मिनस का मतलब होता है ऐसे सदिश जिनका अंतिम बिंदु जिन सदिशों का अंतिम बिंदु उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? को टर्मिनस वेक्टर कहा जाता है। को टर्मिनस, नाम याद रखना बेटा। जीरो वेक्टर, जी हां। अगला वेक्टर देखिए कितना मजेदार वेक्टर है। अगला वेक्टर देखिए क्या है? अगला वेक्टर है जीरो वेक्टर।
शून्य सदिश। अच्छा मान लो मैं यहां पर खड़ा हो जाता हूं और मैं खड़ा ही रहता हूं, तो मेरा विस्थापन सदिश बताइए क्या है? शून्य है। मेरा वेग सदिश बताइए क्या है? शून्य है। नहीं समझे? मतलब अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका वेग क्या होगा? बताओ कैसे लिखेंगे फिजिक्स में? एक वस्तु रेस्ट में है तो बताइए मैं उसके वेक्टर को कैसे लिखूं? मैं लिखूंगा वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि वस्तु का वेलोसिटी क्या है? जीरो। अब आप ये कहोगे सर इसको आप वेक्टर क्यों बोल रहे हो? भाई साहब इसको वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी दिशा निश्चित तो नहीं है, इसकी दिशा ऐच्छिक है। जब ये वस्तु चलेगी तो ये किस तरफ चलेगी हमें नहीं पता। हो सकता है इधर चले, हो सकता है इधर चले, हो सकता है इधर चले, हो सकता है इधर चले। तो ये कैसा सदिश है? ये जीरो वेक्टर है। और जीरो वेक्टर की दिशा क्या होती है? ऐच्छिक होती है। मतलब अगर कोई आदमी कहता है उत्तर की ओर वो भी सही है, कोई आदमी कहता है दक्षिण की ओर वो भी सही है, कोई आदमी कहता है पश्चिम की ओर तो वो भी सही है। ये बात याद रखिएगा। तो आइए जरा समझते हैं, समझते हैं जरा ध्यान से। क्या समझेंगे जरा ध्यान से समझो। कह रहे हैं कि अ जीरो और नल वेक्टर इज अ वेक्टर। एक जीरो या फिर नल वेक्टर वो वेक्टर है दैट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण शून्य होता है, एंड आर्बिट्री डायरेक्शन, और जिसकी दिशा ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक का मतलब किसी भी ओर हो सकती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो और उसके ऊपर वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो, एरो ओवर द नंबर जीरो, यानी कि शून्य के ऊपर एक तीर का निशान, इससे इसको दर्शाया जाता है। क्लियर है? बात थी जीरो वेक्टर की। अब जीरो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। आइए जरा उन विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता क्या है? When a vector is multiplied by जीरो, जब किसी वेक्टर को जीरो से गुणा कर दी जाती है, we get जीरो वेक्टर, तो हमें शून्य सदिश की प्राप्ति होती है। जब एक सदिश को शून्य से गुणा किया जाता है तो हमें शून्य सदिश प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है और इसकी मल्टीप्लाई आप जीरो से कर देंगे तो फाइनली आपको कौन सा वेक्टर मिलेगा? आपको जीरो वेक्टर मिलेगा। ठीक है? क्वेश्चन बेटे कराएंगे, बेटे थोड़ा सा पहले ये कॉन्सेप्ट तो समझने दो। जब ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ जा देंगे फिर क्वेश्चन भी कराएंगे, जैसे हमने यूनिट एंड डायमेंशन में किया था। पहले हम जो है सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, ठीक है, टॉपिक को समझ रहे हैं, फिर उसके बाद बेटा हम क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है बच्चा? हाँ। दूसरी बात कह रहा है कि अगर लैम्डा ए इज इक्वल टू म्यू लैम्डा बी हो, अगर कुछ ऐसा रिलेशन हो तो ये रिलेशन तभी सही है जब ए और बी दोनों क्या हो? शून्य सदिश हो। ये बहुत फेमस है बेटा। अगर लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा बी है, सॉरी लैम्डा ए इज इक्वल टू म्यू लैम्डा बी है, तो ये रिलेशन तभी ट्रू माना जाएगा कब? जब ए और बी दोनों के दोनों शून्य सदिश होंगे। 3:30 तक चलती क्लास। चलिए चलिए बेटे फिजिक्स पार हो जाएगी, चिंता मत करो। बहुत सारे बच्चों की तो हुई भी है पिछली बार। आओ जरा प्रॉपर्टीज देखो जीरो वेक्टर की। पहली प्रॉपर्टी क्या है? When a vector is added to a zero vector, we get the same vector. क्या कह रहे हैं कि जब एक शून्य सदिश को, है ना, जब एक वेक्टर को शून्य वेक्टर से जोड़ा जाता है तो हमें वही वेक्टर प्राप्त होता है। मतलब अगर आप किसी वेक्टर के साथ एक जीरो वेक्टर जोड़ दें, एक नल वेक्टर जोड़ दें, तो आपको वही वेक्टर मिलेगा, यानी कि वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
दूसरी बात, व्हेन अ रियल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो वेक्टर वी गेट जीरो वेक्टर। जब एक वास्तविक संख्या को शून्य सदिश से गुणा कर दिया जाता है तो शून्य सदिश प्राप्त होता है। मान लो आप लैम्डा की मल्टीप्लाई जीरो वेक्टर से कर रहे हो